स्वागत है आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पीआरटी एस्पिरेंट पे। तो आज अपनी क्लास जैसे कि सामाजिक अध्ययन पेपर 5 की श्रृंखला वाइज सीरीज वाइज चल रही है। कल हम लोगों ने चैप्टर 8 को फिनिश कर लिया था। आज चैप्टर 9, ये भी एक छोटा सा चैप्टर, इसको भी आज की ही क्लास में फिनिश कर देंगे। इसका नाम है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। क्या नाम है? अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। कहीं ना कहीं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, आप ये टॉपिक पिछले क्लासेस में 6, 7, 8 में या हाई स्कूल इंटर में अगर आपने आर साइड से रहे होंगे या ग्रेजुएशन आपने बीए किया होगा तो ये टॉपिक आप जरूर पढ़ के आए होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक है रिलेट करते हुए पढ़ना है। कौन कौन से पॉइंट सुपर टेट या टेट में आ सकते हैं वो भी लिखते हुए चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, पहले हम लोगों ने लिखा है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं। ये आप पृथ्वी पर देखेंगे तो कहीं पर ये खींची हुई नहीं है। प्रकृति ने कहीं पृथ्वी पर ये रेखाएं खींच नहीं दी हैं। ये मानव ने पृथ्वी पर नहीं खींची। किस पर खींची? ग्लोब पर, पृथ्वी के ग्लोब पर, कि हम किसी स्थान को सही सटीकता से कैसे जाने। किसी को अगर कहीं जाना है तो डिग्री वाइज बता देते हैं, इतने डिग्री पर ये स्थान है। तो सटीकता से जानने के लिए हम लोगों ने कुछ क्षैतिज रेखाएं खींची और कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींची। उन्हीं को क्षैतिज रेखाओं को हम लोगों ने अक्षांश रेखा कहा और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं उनको हम लोगों ने देशांतर रेखा कहा। तो हम लोग क्या लिखेंगे पहले कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। समझ गए? काल्पनिक मतलब आदमी द्वारा बनाई गई है, कोई है नहीं, मनगढ़ंत है। इन रेखाओं की आवश्यकता इसलिए पड़ी ताकि पृथ्वी पर किसी स्थान की सटीक स्थिति का पता लगाया जा सके। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की? जब कोई चीज बनाई जाती है तो उसकी आवश्यकता होती है। तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्यों बनाई गई? क्योंकि हमें किसी पृथ्वी पर किसी भी स्थान की अगर सटीक जानकारी चाहिए है तो हम इन्हीं की सहायता से बता पाते हैं। तो हमने क्या कहा? क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये पृथ्वी का ग्लोब है और ये जितनी भी रेखाएं ये किस पर खींची गई? पृथ्वी के ग्लोब पर। पृथ्वी पर तो खींची ही नहीं जा सकती हैं, पृथ्वी पर कैसे खींचेंगे? तो कोई कोई कह देता है कि पृथ्वी पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जबकि ये गलत है। पृथ्वी पर नहीं, पृथ्वी के ग्लोब पर, पृथ्वी के ग्लोब पर जो क्षैतिज रेखाएं खींची जाती हैं, ये देखिए क्षैतिज रेखाएं हैं। तो ये कौन सी हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं। कौन सी हैं? अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश को ये बाद में लिखेंगे, चलिए, को भूमध्य रेखा कहते हैं, वो अक्षांश। ये कौन है? ऊर्ध्वाधर जो लाइन है वो कौन है? देशांतर रेखा है। अब एक आप सुपर टेट में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेट या सुपर टेट में, कि अगर इसके ऊपर इसको रख दें या इसको इसमें, तो ऐसा जाल ऐसा बन जाता। तो क्वेश्चन क्या आएगा? ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रिड। क्या कहते हैं? ग्रिड। ग्लोब पर जो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कटी हुई होती हैं तो ऐसा जाल ऐसा दिखता है, ऐसा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रिड। तो आप पहली हेडिंग आप लोग इसको एक किनारे जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग डालते हैं लैटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं। रोक के आराम से नोट कर लेना। चलिए हेडिंग डालिए अक्षांश रेखाएं, लेटिट्यूड्स, अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटिट्यूड्स। लेटी हुई नहीं लिखना, लेटिट्यूड्स। तो हम लोग ने जो फिगर बनाया था वो यहीं पर बना लेते हैं। फिगर जरूर बना के आना है, गोला यहाँ पर खींचेगा नहीं, आप लोग प्रकार लेके जाना। ठीक, ये है अक्षांश रेखा। तो इसको बना लीजिए पहले। ये 0 डिग्री जो होती है इसको क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग क्या कहते हैं? हमने कहा जितनी भी क्षैतिज रेखाएं वो क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। तो ये जो 0 डिग्री है ये केंद्र बिंदु है, यहाँ से एक 0 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा खींची हमने, तो ये कौन सी रेखा कहलाती? भूमध्य रेखा। लिख लीजिए
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसे कहते हैं, EQUA, इक्वेटियोआर। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा 0 डिग्री और 23.5 डिग्री, ये क्या है? अच्छा, ये देखिए, ये 90 अंश, ये यहां पर क्या होता? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी पोल, उत्तरी ध्रुव। और यहां पर 90 डिग्री, ये दक्षिणी ध्रुव। ये क्या है? दक्षिणी ध्रुव। ये आपको एग्जाम में भी बना के आना है फिगर। 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये तो जो भूमध्य रेखा क्या करती है? भूमध्य रेखा पृथ्वी के ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट देती है। नीचे वाला ग्लोब कौन? दक्षिणी। ऊपर वाला उत्तरी। उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, गोले का आधा। तो ऊपर वाला जो ये भाग है, ये वाला, ये क्या कहेगा? उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। तो पहला पॉइंट एक ये बन जाएगा आपका कि जो भूमध्य रेखा होती है वो पृथ्वी के ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से? उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सी रेखा है जो पृथ्वी के ग्लोब को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है? तो बताइए क्या कहेंगे आप? भूमध्य रेखा? नहीं, उसमें कौन सी बांटती है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं। कौन सी कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। वो ये जो है भूमध्य रेखा, ये किसमें बांटती? उत्तरी और दक्षिणी में। और वो जो देशांतर रेखा में हम लोग पढ़ेंगे वो किसमें बांटेगी? पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में। ये याद रखिएगा कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी कि भूमध्य रेखा ये जो है ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांट देती है। तो एक दो रेखाएं और हम लोग को पढ़नी है। यहाँ पर है 23.5 डिग्री साउथ, और यहाँ पर एक रेखा और खींच लीजिए, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री साउथ। अब पहले अक्षांश रेखा की परिभाषा लिख लेते हैं कि अक्षांश रेखा पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को ही क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। लिख लीजिए, पृथ्वी के ग्लोब पर, पृथ्वी के ग्लोब पर पृथ्वी के ग्लोब पर खींची गई क्षैतिज रेखाएं, खींची गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं, की गई काल्पनिक क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड्स कहते हैं। ऐसे ही लिख के आना है आपको। कोई बहुत बड़ा भारी पैराग्राफ नहीं लिखना है 2-3 पेज का। 2 नंबर का आना है तो आधा नंबर तो आपके फिगर के, आधा नंबर ये। अब 2 नंबर आप और कैसे लेंगे? अभी यहाँ पर बता दो कि जो 23.5 डिग्री नॉर्थ है उसको हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? बताइए। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा। इसको लिख दीजिए, कर्क रेखा। फिर 66.5 डिग्री नॉर्थ को क्या कहते हैं? आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको क्या कहते हैं? आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर 0 डिग्री, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा ये लिख चुके हैं, यहाँ पर भी दिखा दो। 0 डिग्री को
भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। विषुवत रेखा 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा। ये सब आप लोग जानते हैं, ये सब चैप्टर आप लोग पढ़ के आए हुए हैं। साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा। और लास्ट 66.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? अंटार्कटिक व्रत। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक व्रत। इससे 1 नंबर का तो आएगा ही। सीधे पूछा जा सकता है इस रेखा को क्या कहते हैं या इस रेखा को क्या कहते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए इतनी चीजें लिख ली और जान लेते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिए यहाँ पर 0 डिग्री से चल रही, तो ये कितनी है? 90। नीचे 90 तो कितनी होती हैं पहले वो पता करते हैं। चलिए उत्तरी गोलार्ध में हेडिंग डालिए अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध, गोले का आधा। गोलार्ध का मतलब गोला प्लस आधा, तो क्या बनता है? गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध पर इनकी संख्या कितनी होती है? 90। इस पर 90 रेखाएं हैं। 0 से चली 90 डिग्री तक गई। 0 1 2 3 4 5 6, ये कितनी गई? 90 तक। और अरे सॉरी, इस पर 90 रेखाएं, ये उत्तरी में लिखना है। इस पर 90 रेखाएं। इस पर 90 रेखाएं हैं। ठीक। दक्षिणी गोलार्ध में कहोगे सर इस पर भी 0 से 90 तक गई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितनी है? 0 को छोड़ दो, 1 से गिनो तो 90 तक कितनी होंगी? 90। तो दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसमें क्या? इस पर भी 90 रेखाएं हैं। इस पर भी 90 रेखाएं हैं। तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी? देखिए कुल अक्षांश रेखाएं 90 यहां से हो गई, 90 यहां से हो गई, लेकिन एक ये जीरो वाली भी तो है। जीरो वाली कह रहा हूं, जीरो वाली नहीं, जीरो वाली। एक ये जीरो वाली भी तो रेखा है। तो ये 90, 1 से 90 नीचे, 1 से 90 ये, तो कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हो गई? कितनी हो गई? 181। तो लिख दीजिए कुल अक्षांश रेखाएं। कुल अक्षांश रेखाएं क्या क्या हो जाएगा? 90 प्लस 90 और प्लस ये 1, तो क्या हो गई? 181। कुल कितनी हो गई? 181। कहीं कहीं पर क्या करते हैं, इनको अक्षांश रेखा नहीं मानते हैं, इनको बिंदु मानते हैं किन्हीं किन्हीं किताबों पे। तो इनको अगर बिंदु मानेंगे तो 2 रेखाएं कम हो जाएंगी, तो फिर कितनी हो जाएंगी? 179। तो फिर कहोगे सर इनको क्या मानते हैं? तो इनको मान लेते हैं अक्षांश, रेखाएं हटा देते हैं सब। कुल अक्षांश पूछ दिया जाए तो 181। वैसे ऐसे आएगा नहीं, कंफ्यूजन वाला स्टेट आती नहीं, लेकिन कुछ बुक में है, आप लोग अलग अलग बुक देखेंगे, किसी में कुल अक्षांश रेखाएं 181 हैं, तो किसी में 179 है। तो मैं बता दे रहा हूं क्यों। उसमें ये जो बिंदु है 90 डिग्री वाला, इसको अक्षांश रेखा नहीं मानते हैं, वो क्या मानते हैं? अक्षांश। और जब अक्षांश उसको मानते हैं अक्षांश, और जब अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो क्या आ जाता है? वो आ जाता है 179 उन बुकों में जिसमें इसको अक्षांश मांगेंगे, तो 2 इससे घट जाएंगी। समझ गए? 90 वाले 2 हटा दो तो कितने बचेंगे? 179। और फिर
वो 181 को वो लोग क्या कहते हैं, कुल अक्षांश। चलिए, आई होप इसको भी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब किन्हीं दो अक्षांशों, ये मान लीजिए यहाँ 1 डिग्री की रेखा है, ये 1 डिग्री की रेखा, तो किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपसे टेट या सुपर टेट में पूछी जा सकती है, वो भी यहाँ पर लिख दीजिए। किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर होती है। और ये कैसे जाती है, ये रेखा इधर गई और पीछे भी गई, तो ये कैसा बना लेती है, गोला वृहद वृत्त। तो लिख लीजिए, सभी अक्षांश एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। ये सब टेट और सुपर टेट के लिए है आपका, और डीएलएड में तो लिख ही देंगे, डीएलएड में लिखने के लिए आता है, अगर बहुविकल्पी में आया तो लिख देंगे, और बना के तो लिख ही लेंगे हम लोग प्रेजेंट करके, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा किसी की कॉपी में भी नहीं लिखा होगा जैसा आप लोग लिख के आएंगे। चलिए लिख दीजिए, किन्हीं सभी अक्षांश रेखाएं, सभी, आपने देखा कैसे ये रेखा है ऐसे गई और फिर पीछे से आ गई, तो क्या बन गया, पूर्ण वृत्त। तो लिख लीजिए, सभी अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। पूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनाएगा, अब सीधे यहीं से पूछा जा सकता है, ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा है जो सबसे वृहद वृत्त का निर्माण करती है। तो आप कहोगे सर 0 डिग्री वाली सबसे लंबी लग रही है, क्योंकि ऊपर जो जा रही है वो छोटी होती जा रही है, छोटा वृत्त बनाएंगी तो सबसे वृहद वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनाएगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, कोष्टक में लिख लेना, भूमध्य रेखा बनाती है, भूमध्य रेखा बनाती, इसलिए इसे वृहद वृत्त भी कहते हैं। सीधा क्वेश्चन आ सकता है क्या, किस अक्षांश रेखा को वृहद वृत्त कहते हैं, तो क्या कहोगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या दूसरा ऑप्शन क्या होगा, या तो उसमें भूमध्य रेखा दिया होगा या विषुवत रेखा दिया होगा। तो दिमाग बिल्कुल खुला रखना अपना, तीनों नाम एक ही आदमी के हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बनाती है, इसलिए इसे वृहद वृत्त कहते हैं, इसलिए इसे वृहद वृत्त। और अब बहुत ज्यादा आपका टॉपिक बचे नहीं है, जितने बड़े बड़े टॉपिक थे वो सब पहले ही हो चुके हैं, अब एक एक दो दो क्लास के सब टॉपिक बचे हैं, बहुत इजी वे में समझते हुए चलेंगे, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। थोड़ी लाइन ऐसी चली जाती, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है ना, समझ रहे हैं, सब लाइव एग्जांपल हो रहे हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों लाइन, इसको नोट लगा के लिख सकते हो आप, डीएलएड की कॉपी में भी आएगा कि अक्षांश रेखाओं से आप क्या समझते हैं बताइए, तो इनको नोट लगा के लिख दोगे तो कॉपी अलग लगेगी। अब अगली डालिए, देशांतर रेखा है, मिठा रही है, गोला बाद में बनाना पड़ेगा, आफत आ जाती है गोला बनाने, व्हाइट गोला, अरे आफत दिखती है। पढ़ाई करते रहिए, कुछ लड़के बाल विकास पढ़ाने कह रहे हैं, देखो टाइम मिलता है तो उसको भी बहुत, हम लोग चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे कि रटनी ना पड़े, और चीज़ें ऐसे पढ़ें जो हमारे टेट और सुपर टेट में आगे मदद करे। डीएलएड तक ही आप 5-5 घंटे एक दिन में डीएलएड पर ही लगे हैं तो आप खत्म हो चुके हैं, सच में खत्म हो चुके हैं।
समझ रहे हैं। डीएलएड को 1-2 घंटे ज़्यादा मत दीजिए, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि जितने लोग बीटीसी में एडमिशन लेते हैं उसमें से 90% दूसरी सरकारी तैयारी किया करते हैं, तो उनके सोशल साइंस, मैथ, ये सब पहले से अच्छे होते हैं, और जिसके नहीं अच्छे हैं तो तमाम प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, आप लोग देखिए। लेकिन उसी का डीएलएड का पढ़ा रहे हैं, फिर उसकी टेस्ट सीरीज पूरी सब देखते जा रहे हैं, बार बार हर चैनल में जा रहे हैं, 4-4 चैनलों से लगा रहे हैं, और टीचर भी इतना होशियार कि 2 क्वेश्चन आपको अलग से डाल देगा कि आप वही पहले डालेगा कि आप आए तो समझे अरे यार ये तो पढ़ाया नहीं है, तो उसका कोर्स लें, बस इतना खेल चल रहा है। वरना डीएलएड में आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, कुछ 100 में 100% नहीं लाना है, समझ रहे हैं। 90% के ऊपर आराम से बन जाता है। हर पेपर में 1-2 बहुविकल्पी आउट ऑफ सिलेबस आते हैं, वो ना आपके मास्टर करा पाएंगे ना कोई, क्योंकि जो वो एग्जामिनर बैठा हुआ है उसको भी पता है कि 1-2 पेपर में ऐसे क्वेश्चन डालने हैं कि आपको थोड़ा चीजें लगें कि हाँ थोड़ी ये चीज ठीक आई या कठिन आई जिसको हमने नहीं पढ़ा था, तो वो देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं, अगर आपने 2-2 घंटे भी दे दिए डीएलएड को तो 2 महीने से ज्यादा का कोर्स है नहीं, और आराम से 90 तो छोड़ दीजिए, 90 खेल खेल में आते हैं, 94-95% आएंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूड्स, अब हमने बताया इसको बना दीजिए, इसको बना दीजिए। वाह, ये तो यार कुछ ज्यादा ही गोल बन गया। हमारी हमारी जो आर्ट है वो कुछ ज्यादा ही अच्छी हो रही है। ये है 0 डिग्री देशांतर देशांतर रेखा। ये किस में बांटेगी? रेखा रेखा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, और फिर ऐसे ऐसे जाती हैं, रुक जाइए, फिर 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा ऐसे जाएगी, यहाँ भी ऐसे जाएगी, अरे फिर ऐसे जाएगी, ऐसे बना लेना। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये पृथ्वी के ग्लोब को किन 2 भागों में बांटती है? कौन कौन से? पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ये लिख लीजिए, पूर्वी गोलार्ध। इसीलिए बना के दिखाता हूं कि आपको भी बस ऐसे बना के आ जाना है, और ये नीचे लिख देता हूं, फिर वहां जगह नहीं बचेगी। ये लिख दीजिए, पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध ये कहा? उत्तर से दक्षिण इनको मिलती, वो कहा पूरब से पश्चिम मिलती थी। तो पहले लिख दीजिए, सीधा पूछा जाता है कि याम्योत्तर किस रेखा को कहते हैं? तो देशांतर रेखा को याम्योत्तर के नाम से भी जानते हैं। तो पहले लिख दीजिए देशांतर रेखाओं को, देशांतर। हम लोग एक बात सच सच बताना, हम लोग जैसे पढ़ते हैं रटना नहीं पड़ता होगा आप लोगों को। देशांतर रेखाओं को, कोई भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का ये पढ़ाने का जरिया ये है कि मार्केट में जाने क्या क्या बताया जा रहा है, क्या क्या हम लोग वीडियो एडिट करके आए और डाइट से करके आए। तो कैसे चीजें, जैसे लेक्चरर ने हम लोगों को समझाई थी कि डाइट या बीटीसी कोर्स क्यों डिजाइन किया गया है, तो समझ में आया। हाँ, हम जब सर ने बताया हम लोगों को कि देखिए ये आप लोग पढ़ के आए हैं 6, 7, 8 या हाई स्कूल में नहीं, हम लोगों ने कहा हाँ सर। तो सर ने पूछा कि ये बताइए फिर आपको क्यों रखा गया? उन्होंने ये बताया कि आपको ये सब चीजें पढ़नी है, लेकिन इस रूप में पढ़नी है कि अब हमें ये चीजें दूसरों को पढ़ानी है, क्योंकि आपको पता है बीटीसी करने के बाद आप कहाँ तक टीचर बन सकते हैं? 1 to 8, 1 to 5 तो बन ही सकते हैं, लेकिन आप बीटीसी करने के बाद 1 to 8 के टीचर बन सकते हैं। तो आपको छोटे बच्चों को कैसे सिखाना है, लेकिन अब हम ही लोग पढ़ रहे हैं, तो ये आप अपने ऊपर ताकत लाइए, कैसे पढ़ना है। ऐसे पढ़िए कि जो टॉपिक सुपर टेट और टेट में आ जाए बस वो हमसे क्लिक होते जाए। बीटीसी बना के हलवा रखेंगे इसको, इतना ये तो है नहीं। देशांतर रेखाओं को याम्योत्तर
याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, याम्योत्तर भी कहा जाता है, याम्योत्तर भी कहा जाता है। पृथ्वी के ग्लोब पर आप परिभाषा लिख दो। पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत रेखाओं को ही पृथ्वी के ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी गांव में क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लंबवत को मिलाने वाली उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से कौन मिला रही, लंबवत रेखा जो लंबी लंबी खड़ी खड़ी है, तो मिलाने वाली लंबवत रेखाओं को लंबवत रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं, को देशांतर रेखाएं आपने देखा होगा ये कैसा बना रहे हैं, ये लाइन इतना देखिए तो अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, देशांतर रेखा देखिए ये कहीं वृत्त बन पा रहा, सिर्फ एक वृत्त आधा वृत्त बन पा रहा, ये एक छोटा सा वृत्त फिर आधा छोटा सा वृत्त फिर आधा वाला छोटा सा वृत्त, ये देखिए ऐसे, ये है लाइन, ये क्या बना, अर्धवृत्त। तो देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके, अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। किन्हीं दो मान लीजिए इनकी दूरी कितनी होती है देशांतर रेखाओं की, तो कहोगे सर इसमें दूरी तो कम ज्यादा होती रहेगी, यहाँ आएंगे तो कम हो जाएगी, ऊपर जाएंगे तब भी कम, सबसे ज्यादा कहाँ होगी, बीच में, मतलब विषुवत रेखा पर। ये एक रेखा गई है अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा एक गई विषुवत 0 डिग्री वाली, तो सबसे ज्यादा इनके बीच की दूरी कहाँ होगी, यहाँ पर, क्योंकि देखिए है यहाँ पर मोटा भाग है, ज्यादा क्षेत्र है, तो लिख दीजिए किन्हीं दो देशांतर रेखाओं को अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, किन्हीं दो देशांतर रेखाओं की विषुवत रेखा पर दूरी, विषुवत रेखा पर दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर, उसमें भी थी इसमें भी 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों पर जाते जाते घट जाती, दूरी घटती जा रही देखो, और ध्रुवों पर जाते जाते घटती जाती है, और ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, और ध्रुवों पर जाते जाते घटती जाती है। जल्दी इसको भी नोट कर लीजिए। समय का निर्धारण किससे किया जाता है, देशांतर रेखाओं से ही किया जाता है। लिख दीजिए कुल देशांतर रेखाएं, हेडिंग डालिए, कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं,
यहाँ से सीधे गई पीछे तक, तो 180 इस तरफ की, 180 उस तरफ की, तो कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? एक 360। कुल देशांतर रेखाएं कितनी है? 360। और जो ये देशांतर रेखाओं के बीच का क्षेत्र है, इसको पूछा जाता, क्या कहा जाता है? ये खाली क्षेत्र दिख रहा, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। गोरे, काले कोरे वाला वही गोरे। तो लिख लीजिए, किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को, किन्हीं दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को गोरे कहा जाता है। गोरे क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए। और एक मिनट, सॉरी, चलिए नोट लगा के लिखिए। देशांतर रेखाओं द्वारा ही समय का मापन किया जाता है। नोट लगा के लिखिए, समय का मापन, समय का मापन देशांतर रेखाओं के द्वारा ही किया जाता है। क्या समझे? समय का मापन जो होता है वो देशांतर रेखाओं के द्वारा ही किया जाता है। कैसे जाने? देखिए 24 घंटे में आपको पता है पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है। 360 डिग्री जो देशांतर है वो ऐसे पूरा एक चक्कर काट लेती है। कितने में? 24 घंटे में। तो एक घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? 360 बटे 24। तो कितना आएगा? 24 एकम 24, 12, 15 डिग्री। मतलब एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती, 15 देशांतर जो डिग्री रेखा उतना घूम जाती है इसे। तो समय का मापन सीधा आपसे पूछेगा कि एक घंटे में कितने डिग्री पृथ्वी घूमती है, तो कितना आएगा? 15 डिग्री। या एक डिग्री में कितना मिनट लेती है? इससे एक घंटे में कितने होते हैं? 60 मिनट। 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है, तो एक डिग्री में 15 का भाग यहां दे, तो एक डिग्री जब घूमेगी तो 4 मिनट का समय लगेगा। 4 मिनट। मतलब कोई आदमी यहां पर खड़ा है 0 डिग्री देशांतर पर और कोई 1 डिग्री देशांतर पर खड़ा है, तो उसके बीच में समय का फर्क कितना होगा? 4 मिनट। समझ गए? कितना फर्क होगा? 4 मिनट का। पूर्व का जो क्षेत्र होता है उसमें सूरज यहाँ रहता है। सूरज कहाँ रहता है? पूर्व के, पूर्व में। सूरज तो चलता नहीं, हम लोग को चलता हुआ दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी घूम रही होती है। तो ऐसा लगता है कि सूर्य पश्चिम की ओर जा रहा है, जबकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम से घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ये वाला क्षेत्र, ये वाला, अरे कैसे बताऊं, ये वाला ऐसे घूम रहा होता है। तो सूर्य हम लोग को लगता है पश्चिम की तरफ जा रहा है, जबकि घूमती क्यों है पृथ्वी? सूर्य तो स्थिर रहता है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, एक घंटे में घूम जाएगी 15 डिग्री। एक डिग्री के लिए हम लोग क्या करेंगे? 60 मिनट में चूंकि 15 डिग्री घूम रही है, तो एक डिग्री को निकालेंगे तो 15 का भाग दे देंगे, 4 मिनट। मतलब एक डिग्री में 4 मिनट का अंतर आता है। 0 से 1 डिग्री देशांतर में हम लोगों को 4 मिनट का, अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री, यहां पर लिख सकते हो, अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। सीधा पूछा जा सकता है आपसे। अर्थात पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने घूमने में
4 मिनट का समय लगता है। जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो पूर्व का समय हमेशा आगे रहता है। पूर्व का समय क्या रहता है? हमेशा आगे। पश्चिम का समय पीछे रहता है, क्योंकि सूर्य कहाँ निकलता? पूरब से। चलिए, हम लोग जान गए कि समय का निर्धारण किससे करते हैं? किससे करते हैं बताइए? देशांतर रेखाओं से। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया देशांतर रेखाओं के बारे में। अब डालिए, आपसे पूछा जाता लोकल टाइम से आप क्या समझते हैं, स्थानीय समय से आप क्या समझते हैं? हमने बता दिया कि जो जिस देशांतर रेखा जो गुजर रही उसी के अनुसार हम लोग समय की गणना कर लेते हैं। तो स्थानीय समय मतलब मान लीजिए आज कानपुर का हमें समय स्थानीय समय निकालना, तो यहां से होकर जो देशांतर रेखा जा रही होगी उसमें समय का गुणा कर देंगे कि इतने मिनट आगे है ग्रीनविच रेखा से। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 1 मिनट भूल गया, इसमें लिख लेगा, एक उसमें पीछे वाले पॉइंट में लिख लो टाइम डाल के कि जो 0 डिग्री मैंने बनवाई थी उसको लिख लीजिए, नोट लगा के लिख दो उसी के अंदर। 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीन विच रेखा कहोगे, ये क्यों सर? ही बता रहे कहते हैं। ये है इंटरनेशनल टाइमलाइन। जैसे आपने जब मैच जो जो लोग देखते होंगे वो जीएमटी देखते होंगे, एक आईएसटी लिख के आता है टाइमिंग में, एक आईएसटी लिख के आता है, एक जीएमटी लिख के आता है। मतलब हम लोग मेन निर्धारण कहां से करते हैं टाइम का, समय का? वो जीएमटी से ही करते हैं। मतलब ग्रीन मीन टाइम, ग्रीन विच मीन टाइम, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडिया के अनुसार क्या टाइम होगा और ग्रीन विच में उस समय क्या बज रहा होगा। तो देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। तो ग्रीनविच रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लंदन के, ये ग्रीनविच क्या नाम है, जो ग्रीनविच है ये लंदन की एक प्रयोगशाला है। लंदन में ग्रीनविच प्रयोगशाला है, वहीं से होकर ये लाइन काल्पनिक लाइन है। अब ये मतलब सोच लेना मैं कह रहा हूं वहीं से होकर लाइन जाती तो ऐसे तीर काटते हुए प्रयोगशाला में बिल्कुल उसकी छाती चीरते हुए जाती होगी ना। काल्पनिक रेखा है तो वहां से गुजारी गई है, ऐसा मानते हैं। तो जो टाइम का निर्धारण होता है वो कहां से करते हैं? इसी से। इसको नोट बना के लिख लीजिए। फिर हेडिंग डालिए स्थानीय समय। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जीएमटी। समझ गए? चलिए, अब डालिए स्थानीय समय। हमने क्या बताया स्थानीय समय क्या होता है? जो देशांतर रेखा कानपुर से मान लो यहां से गुजरी, तो जो देशांतर रेखा कानपुर से गुजरी तो सूर्य की स्थिति के अनुसार, मान लीजिए पुराने समय में देशांतर देशांतर रेखाएं तो पता नहीं थी, तो सूर्य की स्थिति के अनुसार चीजें बना लेते थे। अच्छा, तो दिक्कत क्या है कि यहाँ पर समय अलग है, पश्चिम में तो सूर्य बाद में निकलता है तो वहां पर समय अलग है। भारत में ही बड़ी दिक्कत हो गई, इतना बड़ा भारत है, यहाँ पर मान लो कोई समय और है, वहां पर दूसरा समय और चल रहा। तो स्थानीय समय तो अलग हो गया, लेकिन स्थानीय समय से चीजें हो नहीं सकती, क्योंकि हम फोन मिला रहे हैं, हाँ भाई 5 बजे आ जाना, और वहां खुद ही 5 बजे आ, समझ रहे हो? कहेगा हाँ क्या जाना, हम तो यहीं है ही 5 बजे। तो फिर हमें स्थानीय समय की जरूरत नहीं पड़ी, फिर हमने एक मानक समय बनाया। क्या बनाया? मानक समय, कि एक देशांतर रेखा को हम लोग मान लेंगे कि इसी का जो टाइम होगा वो पूरे देश में माना जाएगा। समझ गए? कि इस देशांतर रेखा पर जो टाइम है वही पूरे देश का टाइम माना जाएगा। ऐसा नहीं तुम अपना अलग किए बैठे हो टाइम, हम अपना अलग किए बैठे। चलिए, पहले डाल लीजिए स्थानीय समय। स्थानीय समय, लोकल टाइम। किसी स्थान पर किसी
स्थान पर सूर्य की स्थिति के अनुसार, सूर्य की स्थिति के अनुसार, देखते थे आप लोग, बुजुर्ग लोगों से सुना होगा कि वो लोग सूर्य को देख के बता लेते थे कितना बजा होता था। टाइम घड़ी तो होती नहीं थी, तो सूर्य की स्थिति के अनुसार निकाला गया समय, निकाला गया समय स्थानीय समय कहलाता था। स्थानीय समय कहलाता है। स्थानीय समय कहलाता है। और देशांतर रेखा वाली परिभाषा लिख दो। किसी स्थान विशेष से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा किसी स्थान विशेष से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा, देशांतर रेखा के अनुसार अगर समय की गणना की जाए, अनुसार अगर समय की गणना, समय की गणना की जाए तो उस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। तो उस समय को, तो उस समय को वहां का स्थानीय समय कहते हैं। स्थानीय समय को हम लोग अपने जीवन का आधार नहीं बना सकते हैं। जीवन का आधार बना सकते हैं आप कहोगे नहीं सर, तो ये नोट लगा के लिख दीजिए, क्योंकि हमें एक मानक समय चाहिए, स्टैंडर्ड, कि भारत में कम से कम जो यहाँ कानपुर में बज रहा हो वही साउथ में बज रहा हो, तो उसके लिए एक रेखा अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वो कौन सी रेखा है। तो इसमें लिख लीजिए स्थानीय समय को हम लोग जीवन का आधार नहीं बना सकते। स्थानीय समय को हम लोग जीवन का आधार नहीं बना सकते हैं, क्योंकि एक डिग्री देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो हम यहाँ बैठे हैं, अगर 20-30 देशांतर रेखा बाद कोई बैठा है तो वो कहेगा समय ही अलग है। हम कुछ कहेंगे, वो कहेगा यार इतना तो हमारे यहाँ पहले ही बज चुका, कितने बजे। तो एक हमें स्टैंडर्ड टाइम चाहिए कि जो समय हमें दिख रहा हो वही तुम्हें दिखे, तो उसको हम लोग मानक समय कहते हैं। वो आगे हेडिंग डालेंगे, इसको पहले नोट कर लीजिए। जल्दी से इसको सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब डाल दीजिए मानक समय, स्टैंडर्ड टाइम। मानक समय, इसी में हम लोग मानक समय, जैसे ग्रीनविच रेखा को विश्व के लिए मानक समय मानते हैं, जीएमटी को, ऐसे ही अपने भारत में है। तो वो प्रयागराज के नैनी से जो निकलती है देशांतर रेखा, उसको हम लोग क्या मानते हैं, मानक समय के लिए उसी देशांतर रेखा का जो समय आता है उसी की गणना की जाती है। लिख दीजिए, मतलब इसके लिए किसी देश के मध्य से गुजरने वाली। अब अगर हम
इस तरफ की देशांतर रेखा ले लेंगे पश्चिम की तरफ की, तो पूर्वी वाले कहेंगे अच्छा हमारे साथ दोस्ती करोगे। तो हम लोगों ने क्या किया, एक औसतन ले लेते हैं कि भारत के बीच से कौन सी देशांतर रेखा गुजर रही है, तो लिख लीजिए। अर्थात किसी देश विशेष से, अर्थात किसी देश विशेष के बीच से गुजरने वाली, अर्थात किसी देश के, अगर किसी देश का मानक समय हमें चाहिए तो उस देश के बीच से कौन सी देशांतर रेखा गुजर रही है, अर्थात किसी देश के बीच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को मानक समय मानकर निकाला गया समय ही क्या कहलाता है, मानक समय कहलाता है। मानक समय कहलाता है। इससे आप वो भी लिख सकते हैं, एक हेडिंग आ सकती है कि भारत का मानक समय से आप क्या समझते हैं, तो लिख दीजिए भारत का विस्तार 68.7 मिनट, 68 डिग्री 7। भारत की स्थिति कहाँ है ग्लोब में, पूरब में, तो पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। भारत का देशांतरी विस्तार सीधा पूछा जाएगा, कहां से कहां तक है, और अक्षांशीय विस्तार आप कमेंट करके बताएंगे। अक्षांशीय विस्तार भारत का कितने डिग्री मिनट से कितने डिग्री मिनट तक है। देशांतरी विस्तार अगर नहीं पता है तो गूगल करके बताओ, लेकिन बताना कमेंट में, सीधा आपसे पूछा जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। भारत का देशांतरी विस्तार लिख लेना, देशांतरी, तो कौन सी देशांतर रेखा, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक जो है वो भारत का विस्तार है, इतने। तो इसके बीच में कौन आता है, 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री को ही हम भारत का रेखा को ही हम भारत की रेखा को ही हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। को ही भारत रेखा को हम भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। तो सीधे पूछा जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री। ये पूछा जाएगा कि भारत की मानक समय रेखा कहां से होकर गुजरती है। यह रेखा प्रयागराज के नैनी नामक स्थान, यह रेखा प्रयाग, अमिताभ और प्रयागराज, अमिताभ बच्चन और रेखा वाली रेखा नहीं है, ये लाइन वाली रेखा है। यह रेखा प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, है। और हम लोग को पता है कि तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा थी, भारत की स्थिति यहाँ पर है, तो हमने कहा पूर्व का समय आगे रहता है, तो भारत पूर्व में पड़ता है, तो भारत का समय ग्रीनविच रेखा से आगे होगा। तो सीधा पूछा जाएगा कि जो भारत का समय है, जो ये 82 डिग्री वाली है मानक रेखा समय है,
ये जीएमटी से कितना आगे है, तो यह रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। नोट लगा के लिख दीजिए, यह रेखा ग्रीनविच रेखा से, ये सब पॉइंट आपके सुपर टेट में या टेट में पूछे जाएंगे। ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। इसको भी जल्दी नोट कर लीजिए। तो आज का लास्ट टॉपिक अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा हम लोग पढ़ेंगे। ये 0 डिग्री टाइम के लिए, इसके जस्ट पीछे ऐसे मान लीजिए जैसे ये गोला है, तो ये गोला आपका है, तो सामने एक रेखा इसके जस्ट पीछे है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 0 डिग्री टाइम के लिए और वो तिथि के लिए, डेट के लिए, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप, चलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि मतलब डेट। ग्लोबली डेट लाइन, इसमें लिख दीजिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को तारीख रेखा भी कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय रेखा, जिसे तारीख रेखा भी कहते हैं, जिसे तारीख रेखा। एक मिनट, इंक डाल लो। अंतरराष्ट्रीय, जिसे तारीख रेखा भी कहते हैं। ये भी एक क्या है, काल्पनिक रेखा है, लिख दीजिए। यह एक काल्पनिक रेखा है, यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के आधे हिस्से पर लगभग, ये कहा 180 डिग्री देशांतर पर, जो पृथ्वी के आधे हिस्से, 0 डिग्री आधा, दो भागों में बट गया, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध, जो पृथ्वी के आधे हिस्से में लगभग 180 देशांतर रेखा, 180 जो डिग्री देशांतर रेखा है, उसको ही हम लोग अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो लिख दीजिए, जो पृथ्वी के आधे हिस्से पर लगभग, जो पृथ्वी के आधे हिस्से पर लगभग 180 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है। अच्छा, आप कहोगे सर 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही कहते हैं? नहीं, 180 डिग्री को मानकर ही इसके क्या किया गया है, ये सीधी रेखा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जमीन पर रही थी। अब आप ये समझिए कि मान लो एक सीधी रेखा खींची जा रही है यहाँ, जिससे तारीख बदलनी है, वहां का तारीख एक दिन आगे होगा, यहाँ का एक दिन पीछे होगा। यहाँ से गुजर गई हमारे ही घर से, अब मान लो हम यहाँ से लाइन वो खींच दी गई, हम यहाँ खड़े हैं, पापा वहाँ खड़े हैं। अब हम पापा से कह रहे सोमवार को हम आएंगे, आप सोमवार को चलना है, कहीं जाना है, तो पापा कहेंगे अरे सोमवार तो आ जाइए यहाँ। तो क्या होगी, दिक्कत होगी। अगर किसी स्थान से तिथि रेखा गुजरेगी तो दिक्कत आएगी। तो इसको मोड़ा गया, इसको कहा सिर्फ प्रशांत महासागर के बीच से गुजारा गया है, मतलब ये किसी देश से होकर नहीं गुजरती है। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किससे होकर गुजरती है? वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है, तो देशांतर रेखा पर स्थित है।
और यह रेखा एक दिन को दूसरे दिन से अलग करती है। लिख दीजिए, यह रेखा एक दिन को दूसरे दिन से अलग करती है। यह रेखा एक दिन को दूसरे दिन से अलग करती है। क्यों? इसको पार करने पर तारीख बदल जाती है। इसको अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करोगे तो पार करने पर तिथि, जिसको कहते हैं तिथि, तिथि होता है कि तिथि, तिथि, तारीख लिख लो, बदल जाती है। अब नोट लगाकर लिख दो वही जो हमने बातें बताई कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती। दूसरा पॉइंट ये भी लिख सकते हो, ये किसी देश से होकर नहीं गुजरती है। और दूसरा नोट क्या है, यह सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी नहीं, सॉरी, सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई। सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी खींची गई। खींची गई है। जल्दी से नोट कर लीजिए। और थर्ड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, हमने बताया ना, तो जब इसके पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री बढ़ जाता है। डिग्री, सॉरी, डिग्री भरा हुआ है मन में, 1 दिन बढ़ जाता है। और जब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, क्योंकि एक दिन में पृथ्वी घूमती रहती है, 360 डिग्री घूमती, कभी सूर्य पूर्व भाग में होता है तो जब पश्चिम वाला भाग आएगा तब सूर्य की रोशनी यहाँ पर होगी, तो टाइम बदलता रहता। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय तिथि की एक ही समय रहे, आदमी चीजों को मानक, जैसे मतलब जैसे मानक समय था ऐसे ही मानक तारीख हो पाए, मतलब आदमी को ट्रैवल करने पर, एक से दूसरे देश जाने पर दिक्कत ना हो। तो 180 डिग्री रेखा के 180 डिग्री रेखा से पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। पूर्व की ओर जाने पर 1 दिन घटाना पड़ता है। मतलब अगर वहां पर रविवार है तो पूर्व की ओर जाओगे इस रेखा के, क्योंकि वो पूछे है, इस रेखा के पूर्व की ओर जाओगे तो वहां हो जाएगा शनिवार। और फिर अगर वहां से शनिवार से पश्चिम की ओर जाओगे उस तरफ तो वहां हो जाएगा रविवार। मतलब क्या कहा, 180 डिग्री के पूर्व की ओर जाओगे तो 1 दिन घटाना पड़ेगा, और जब पश्चिम की ओर जाओगे तो 1 दिन बढ़ाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, 1 दिन घटाना पड़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ाना पड़ता है। और पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन बढ़ाना पड़ता है।
यहाँ पर इसका फिगर बना दो, सीधी रेखा है नहीं तो ये लिख दो, ये पूर्वी गोलार्ध, ये पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग लिख दो, पश्चिमी भाग या पूर्वी भाग, ये लिख दो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो आई होप आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आया हो, रटने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, आपको खेल खेल में चीज़ें तैयार हो गई होंगी। तो आपका चैप्टर ये भी फिनिश, 9 चैप्टर फिनिश। एक दो चैप्टर भूगोल के और थोड़े बड़े हैं, वो 1 2 3 क्लासेस लेंगे और बाकी सब सरल है। तो सिलेबस आपका साथ समय कंप्लीट हो जाएगा। शायद अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम होंगे, सितंबर लास्ट या अक्टूबर में, उसके पहले एग्ज़ाम होंगे नहीं। तो आराम से धीमे धीमे पढ़ते चलिए। और जो दूसरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपी में आप जान रहे हैं शिक्षक भर्ती का कोई अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो दूसरी तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।